सफल होने के लिए मेरे दोस्त सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप को अच्छा बनाना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है मेरे भाई। तो वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे और आप लोगों की एग्जाम की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। चलिए, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए और बहुत खास है मेरे भाई। आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। जो ला स्टूडेंट है या आप लोग LLB कर रहे हैं या अभी करने वाले हैं, या आप लोग के जो है PCSA की तैयारी कर रहे हैं या APO की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग ला फील्ड में नहीं है अदर फील्ड में भी है, तो आपको कानून जानना ही चाहिए। ये अधिकार है आपका, ये राइट्स है। आपको कानून पता रहेगा तो आपको कोई जो है कहीं जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकता और कहीं जो है आपको जो है कोई गलत ढंग से मिसयूज नहीं कर सकता मेरे भाई। तो चलिए, ये IPC का है। IPC जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन पैनल कोड, और इसी में से एक टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहला टॉपिक है आप लोग को डिफाइन ऑफ क्राइम। ये क्राइम क्या है और इसके एसेंशियल एलिमेंट हम लोग जानेंगे। तो आप लोग को 30 मिनट्स कम से कम देना ही पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सेमेस्टर में ये 110% आने ही वाला है। चलिए, अब स्टार्ट ही कर दे रहे हैं मेरे भाई। आप लोग को ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे। चलिए देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। एक कॉपी ले लीजिए आप लोग जिसमें नोट बना रहे हैं, या आपके पास तो पेन होगा, पेन से नोट डाउन जरूर करते जाइए। एक है डिफाइन ऑफ क्राइम। क्या है? अपराध की प्रकृति और इसके भाषा, मतलब इसके परिभाषा जो भी हैं आप लोग जानिए इसके परिभाषा के बारे में। देखिए, टेरेंस मारिस के अनुसार क्या कहा गया है? अपराध क्या है? अपराध वह है जिस कार्य को समाज आपराधिक विधि के अतिक्रमण के रूप में स्थापित कर अपराध कहे। विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता है, यद्यपि दोष हो सकता है मेरे भाई। यही कहा गया है धृत कि जो है विधि के बिना अपराध, सही बात है, बिल्कुल अपराध नहीं हो सकता है, इनके द्वारा कहा गया। अब अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया है इसको। देखिए, इसके एसेंशियल एलिमेंट हम लोग देखेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अपराध की परिभाषा क्या होता है? अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध है। यह लोकहित के लिए हानिकारक है मेरे भाई। सही बात है, अपराध यही चीज़ है कि अपराध इसलिए, अगर आप अपराध कर रहे हैं, ये अगर कानून में है और कानून इसे रोकती है, तो अपराध बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। ये सब सारी चीज़ें दंडनीय है, ये मतलब दंड आपको मिलेगा। ये अपराध अगर आप कर रहे हैं तो दंड तो मिलना ही है मेरे भाई। बेंथम ने के अनुसार क्या कहा गया? अपराध वह है कार्य है जिन्हें, देखिए, विद्यानांग ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है। यदि उपयोगिता के नियम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संभावित विधि के अन्वेषण के लिए प्रश्न सैद्धांतिक शोध से संबंधित है, तब ऐसे कार्य को जो किसी बुराई के कारण अथवा उसे उत्पन्न करने की संभावना के कारण निषिद्ध किए जाने चाहिए, हम अपराध की संज्ञा दे सकते हैं इसे। ये सिंपल सा मतलब, ये अपराध, इन्होंने ये कहा। अब देखिए, ब्लैकस्टोन ने क्या कहा? अलग अलग डेफिनेशन सभी लोगों ने दिया है। वी शास्त्री, इन्होंने कहा कि अपनी पुस्तक जो कि केमिस्ट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, ये इनका बुक है, में अपराध को देखिए इस प्रकार जो है परिभाषित किया गया है कि, देखिए कौन से प्रकार, निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य अपराध कहलाता है। सिंपल सा, इनका सबसे अच्छा डेफिनेशन मुझे लगता है और बहुत अच्छा भी है। देखिए, ऑस्टिन के अनुसार देखिए इनका भी डेफिनेशन बहुत अच्छा है। एक उपकार जिसमें जो है, देखिए, वैश्विक क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती है। व्यवहारिक अपकृत्य है। एक अपकार जिसकी जो है पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, अपराध है मेरे भाई। अब कीटोन ने क्या कहा? अलग अलग ने कहा। अब एक दो डिफिनेशन याद कर लेंगे तब भी आप लोग का चल जाएगा, जरूरी नहीं कि सबका याद करें। मैं तो आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए अलग अलग, जिसका आपको अच्छा लगे। अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य है जिसे राजदंड आरोपित करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर सके या सबसे जो उपयुक्त ढंग से परिशुद्ध करता है, ना कि जो है क्षतिग्रस्त व्यक्ति के स्वविवेक पर उपचार छोड़ देता है। ये अपराध है, छोड़कर देता है या छोड़ देता है, जो भी है। मिलर ने क्या कहा है अपराध के बारे में? देखिए, अपराध को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, विधि द्वारा दंड के भय से निषिद्ध या आदेशित किसी कार्य को करना या उसकी अपेक्षा करना अपराध है मेरे भाई, जिससे राज्य अपने नाम में कार्यवाही आरंभ कर आरोपित कर सकता है, सॉरी मेरे भाई, आरोपित कर सकता है। ये अपराध हो सकता है, इन्होंने कहा। अब अगला देखिए डिफिनेशन पैटर्न के अनुसार क्या है? अपराध के सामान्य लक्षण है मेरे भाई। नंबर फर्स्ट क्या है? राज्य द्वारा कार्यवाही को नियंत्रित करना।
नंबर सेकंड है दंड को क्षमा करना तथा दंड देना। ये 3 पॉइंट है, ये इनका भी जो है हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को इतना डिफिनीशन पता चल चुका है, तो इस इतना में से आप लोग 2 ही याद कर लेंगे और 2 ही अपने एग्जाम में लिख लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूरा पता है तो बहुत अच्छी और अच्छी बात है। ठीक, अब आगे देखिए, अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोग बताइएगा, इंग्लिश में भी लेक्चर मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मुझे जो इन्फॉर्म किए और बहुत लोग चाहते थे कि सर पढ़ाएं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ उन लोगों को और अच्छे तरीके से उनकी सारी चीज़ें मतलब बताओ। बाकी आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो आप बताइएगा, आपको भी लेक्चर प्रोवाइड होंगे। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं मेरे भाई, एक अगर ज़रूरी नहीं है कि आप लोग। चलिए आगे देखिए, एसेंशियल एलिमेंट क्या है इसके, जो है आप लोग के अपराध के तत्व क्या होते हैं। क्राइम, अपराध के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं, क्या है। नंबर फर्स्ट है, एक मानव जिसे एक विशिष्ट ढंग से जो है वैधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है तथा जो दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त विषय है। नंबर सेकंड क्या है, ऐसे मानव के मन में एक दुराशय होना चाहिए, इंटेंशन जिसे हम लोग कहते हैं। ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य होना चाहिए। चौथा पॉइंट, ऐसे कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को एक क्षति प्राप्त हो। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए आप लोगों को, बेयरिंग गोल्ड की पुस्तक जो है क्यूरियोसिटीज ऑफ ओल्डन टाइम्स स्पष्ट रूप से इस तथ्य की पुष्टि करती है। उदाहरण है, यदि किसी फसल उगे खेत में खेत के मालिक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का जो है पाया जाता था, तो वह उसका एक कान काट लिया जाता था, ये पहले था। और उस जो भी है और सा अपराध को दोबारा नहीं करता था, तो अपने दूसरे कान से भी हाथ धो बैठता था। अगर दोबारा वो अपराध करता था, वो दोनों कान काट दे देते थे। ये इनके पुस्तक में लिखा है, पहले ऐसा ही होता था, लेकिन धीरे धीरे कानून बना। ये सब सारी चीज़ें जो है देखिए क्या है। दुराशय क्या है, मेंसिरिया क्या है, मात्र कार्य ही किसी को जो है अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन अपराधी ना हो। मेरे भाई सही बात है, अगर कोई कार्य आप कर दे रहे हैं, अचानक से हो गया, गलती से हो गया, मिस्टेक से हो गया, तो ये सब आप लोगों को जो है इसमें जो है आप लोगों को जो है राहत भी मिलती है, अगर उसका मन अपराधी नहीं है। मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरे नहीं तात्पर्य से है, ये किसी कार्य को दंडनीय होने के लिए इच्छा होना चाहिए या स्वेच्छा से किया गया कार्य आपराधिक आशय से किया गया होना चाहिए। अतः अपराध को गठित करने के लिए आशय और कार्य दोनों का सगामी होना आवश्यक है। मेरे भाई सही बात है, दोनों मिलना ही चाहिए, आशय और वो कार्य, इंटेंशन जरूरी है। अपराध में इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। इसमें केस ला है, देखिए फाउलर बनाम आप लोग का पाइजेट 1798 का जो है मामला, ये केस ला। यदि इसमें क्या कहा गया था, देखिए जानिए आप लोग। यदि नदी में तैरते हुए एक किसी कठिनाई का अनुभव करता है तथा बहुत से लोग जिनमें से कुछ अच्छे तैराक भी हैं नदी के किनारे खड़े एक को नदी में डूबते हुए देखते हैं, परंतु वे लोग उसे बचाने का जो है कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, तो यहाँ किसी भी निष्क्रियता को ए के विरुद्ध का कारण नहीं कहा जा सकता, परंतु बी और सी को नदी में ढकेल देता है और सी की डूबने से मृत्यु हो जाती है, तो समस्या अलग किस्म की हो जाएगी। मेरे भाई सही बात है, यहाँ बी का कार्य जो है सी के मृत्यु का आधार है। पहले वाले प्रकरण में कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे ए की जो है मृत्यु के लिए दोषी ठहराया जा सके, परंतु बाद वाले प्रकरण में बी वह व्यक्ति है जिसे दोषी ठहराया जाएगा। मतलब ये है, अगर एक व्यक्ति जो है पानी में ए है, ये जो है डूब रहा है पानी में, मतलब तैर रहा था और डूब रहा है अचानक से, और बी और सी उसको देख रहे थे, मतलब बाय द वे देख रहे थे, इनसे इसका कोई तालमेल नहीं था। और जो है मान लीजिए ये बी जो है सी को जो है ढकेल देता है पानी में कि उसको बचाओ, और इसे भी तैरने नहीं आता सी को, और सी डूब जाता है, तो बी ने कार्य किया, बी ने इसे जान से मारा। भले से इसका आशय नहीं था, लेकिन यहाँ माना जाएगा कि आपने जो है कार्य किया, आपने उसे ढकेला, तो बी को सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। यही चीज़ें सिंपल सा मतलब ये एग्जाम्पल में भी कह रहा है। दुराशय तथा देखिए मन स्थिति की उत्पत्ति और विकास क्या होता है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंसिरिया क्या होता है, ध्यान आप लोग। अपराध दुराशय के बिना नहीं हो सकता। लगभग प्रत्येक विधि प्रणाली लीगल सिस्टम का यह सिद्धांत है कि अपराध के लिए दुराशय आवश्यक है। मेरे भाई सही बात है, जिसके बिना वह अस्तित्वान नहीं हो सकता है। ये कोक जो है एक्ट नॉन देखिए आप लोग को दिया गया यहाँ, उक्त की उत्पत्ति अगस्टीन के उपदेश है। क्या है,
आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ हिंदी में, ये आप लोग जान लीजिएगा। देखिए कहा गया है रीन लीजनल नॉन फैक्ट रेम मेंसीरिया सेट रिया, ये आप लोगों का जो है दिया गया है इसमें अच्छे तरीके से। ये आप लोग का जो है लीगल वर्ड है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसमें आप लोग को भी बता रहा हूँ मैं। मानते हैं ये ले जिस हेनरिक, ये इन्होंने जो है ये कहा था, ले आप लोग का जो है लेस जेस हेनरिस ने, के लेखक ने इसे किसी मध्यकालीन रचना से प्राप्त किया है, जिसमें जो आप लोग को जो है लिंगनम हाँ में संभवतः गायब हो गया था। कोक के पश्चात इस उक्ति का लाभ बहुत से आंग्ल निर्णयों में उठाया गया था पूरी तरह अच्छे तरीके से। लॉर्ड कैनन के अनुसार यह उक्ति प्राकृतिक न्याय नेचर जस्टिस तथा आंग्ल विधि इंग्लिश लॉ का एक सिद्धांत है मेरे भाई। ये केस लॉ में दिखाया गया, अब ये आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कहा गया। आर वर्सेस आप लोग का जो कि अलेडेड के जो ये केस है कि प्रकरण में लॉर्ड जो है अरविंजन ने कहा था कि वह उक्ति कि कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है जब तक कि जो है उसका मन अपराधी ना हो, आंग्ल विधि से भी ये पुरानी है मेरे, ये आंग्ल विधि से भी पुरानी है कि जब तक उसका मन ना हो अपराधी तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ये सिंपल सा मतलब इस केस में कहा गया। अगला देखिए दुराशय तथा देखिए संविधिक अपराध क्या होता है, मेंसीरिया एंड जो है स्टेटरी ऑफेंस, ये क्या होता है। इस विषय पर आर बनाम आप लोग का प्रिंस का मामला देखिए, और क्यून बनाम जैसे हम लोग क्यून बनाम मेरे भाई क्यून बनाम आप लोग का टाल्सन का मामला देखिए के बाद में दो महत्वपूर्ण निर्णय है। मन स्थित की अवधारणा को संबोधित आरोप अपराधों में न्यायाधीशों ने विचारणा पूरी तरह जो उसमें जो विवेचना अपना विवेक लगाए और उसमें अलग अलग डिफरेंस किया के माध्यम से संसद की संयुक्त कैबिन शामिल किया गया था। इस विषय पर दो विचारधाराएं हैं। प्रथम सरोज बनाम आप लोग का रूटजन का मामला है कि वाद में न्यायाधीश राइट के निर्णय में शामिल है। प्रत्येक अधिनियम में मन स्थित अंतर्निहित है जब तक कि इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। तथा दूसरी विचारधारा होब्स बनाम आप लोग का देखिए विंचेस्टर कॉरपोरेशन के वाद में ये चीज़ कहा गई कि न्यायाधीश कैनेडी के निर्णय में अधिनियम की जो है हमें शाब्दिक रूप में व्याख्या करनी चाहिए, ये कहा गया इसमें, जब तक कि कोई चीज़ यह ना स्पष्ट करे कि मन स्थित आवश्यक है कि नहीं है। सिंपल सा मतलब। आर बनाम आप लोग का प्रिंस का मामला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकरण में कैदी हेनरी प्रिंस ये थी। अब्सेंसेज अगेंस्ट दी पर्सनस एक्ट 1861 की धारा 55 के अंतर्गत 16 वर्ष से कम उम्र की हो अविवाहित लड़की एनी फिलिप्स को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध उसके स्वामित्व से बाहर ले जाने का अभियुक्त है। ये एक्ट आप लोग याद करते रहिएगा, इसको जो है नोट डाउन जरूर करिएगा, याद होना चाहिए। इंग्लैंड में किसी अविवाहित लड़की जो 16 वर्ष से कम उम्र की हो, उसके पिता या माता या किसी अन्य व्यक्ति जो उसका वैधिक संरक्षक हो, स्वामित्व से अवैधानिक रूप से अलग करना या इसका प्रयास करना अपराध है मेरे भाई। सही बात है बिल्कुल। इसमें यह साबित किया गया है कि कैदी की उम्र 16 वर्ष से कम थी। ये आर वर्सेस प्रिंस का मामला था, इसमें वो पता चला गया कि कैदी की उम्र जो है 16 वर्ष से कम थी, इसमें प्रूव किया गया था। इसमें यह तर्क दिया गया कि जो अधिनियम की धारा 55 यह अपराध निपत हुआ है, अपराध होने के लिए इस तत्व के ज्ञान पर बल नहीं देती है। लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम थी, इसीलिए इसमें नहीं बताया गया। इसके बावजूद भी कॉमन लॉ का मन स्थित पूरी तरह की थी। दूसरा पॉइंट क्या है, इस विषय पर क्वीन बनाम टाल्सन दूसरा महत्वपूर्ण वाद आया। इस वाद में कैदी का विवाह टाल्सन नाम व्यक्ति के साथ 11 दिसंबर सन 1880 को हुआ था। टाल्सन ने 13 दिसंबर सन 1881 को उसका प्रत्याग कर दिया, उसे छोड़ दिया। रचनाएं क्या इसमें आई, इससे पता चलता है कि अमेरिका जाने वाले जहाज के साथ वह डूब गया। 10 जनवरी सन 1887 को अपने आप को विधवा मानकर जो एक कैदी ने एक दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया। दूसरा पति सारे परिस्थितियों से अवगत था तथा विवाह खुलेआम संपन्न हुआ। जूरी ने जूरिस जो भी हो तत्व की जो है छानबीन के पश्चात ये पाया कि दूसरे शादी के समय समुचित आधारों पर
शद्राव से उतरने से उसने विश्वास किया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, पूरी तरह मान लिया गया था। इसमें इस केस के माध्यम से इसमें कुछ समझाना ही नहीं है। न्यायालय ने कहा कि दूसरे विवाह के समय समुचित आधारों पर शद्राव से किया गया विश्वास सजा से उचित बचाव प्रदान करता है। इस न्यायालय ने निर्णय दिया। सिंपल निष्कर्ष दोनों केस का क्या, आर बनाम प्रिंस के वाद में क्या कहा गया, कैदी को ज्ञात था कि उसके पिता के स्वामित्व से ले जाना लड़की की उम्र के प्रश्न के अतिरिक्त एक अनुचित तथा अनैतिक कार्य भी है, जबकि क्वीन बनाम टॉल्सन के मामले में क्या गया है, निष्कर्ष निकलता है इस बात में कैदी को पुनर्विवाह में कोई बुराई नहीं थी, जिसमें जो उपयुक्त आधारों पर अपने आप को जो है पूरी तरह विधवा समझा था। इसमें कोई मतलब वो नहीं था। ये दो आपको निष्कर्ष निकल। आप लोग का देखिए रेक्स बनाम आप लोग का थॉमस सीट आफ्टर रेक्स मेमोरियल का मामला है। इसमें आप लोग जो जरूर इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, यहाँ बताने वाला नहीं हो, काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाए। मन स्टेट के अपवाद इसमें आए गए थे, सिंपल सा मतलब, ये भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। भारतीय दंडिक विधियों में दुराशय का परिवर्तनीय, ये आप लोग जान लीजिए। भारत में सामान्यतः इंग्लिश कॉमन लॉ में प्रचलित दुराशय का सिद्धांत लागू नहीं होता है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ आपराधिक विधि संहिता जो है बद्ध है, अपराधों के स्वाधीन पूर्वक परिभाषित किया गया है। पूरी तरह अपराध को जो है स्वाधीन मतलब पूर्वक जो है उसे जो है सही ढंग से उसे परिभाषित किया गया, उसे स्पष्ट करा दिया गया है। दूसरा तत्व क्या है, दुराशय सामान्यतः आशय से जानबूझकर मतलब किया गया, नॉलेज में स्वेच्छा से किया गया है, धोखे से या बेईमानी से, आप लोग का विद्वेष पूर्व, ये सब सारी चीज़ें, और सावधानी पूर्वक, उपेक्षा से, इतने सब सारी चीज़ें होना चाहिए मेरे भाई। आदि शब्दों से स्पष्ट किया जाता है, बस ये सब सारी चीज़ें मानी जाएंगी मेरे भाई। तो आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और लेक्चर कंप्लीट हो चुका मेरे भाई। और आपको जहाँ नहीं समझ में आई होगी और या आया होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक, कमेंट में बता दीजिएगा सर यहाँ पर नहीं समझ में आया और यहाँ मुझे दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको समझा दूंगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आपको बता दूंगा, ठीक। बाकी एनी प्रॉब्लम, जहाँ तक है मुझे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को, मैं अच्छे तरीके से पूरी कोशिश किया हूँ और अच्छे तरीके से नोट्स इतने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया हूँ, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं मेरे भाई। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ मैंने समझाया अच्छे तरीके से, जहाँ नहीं पड़ी वहाँ मैंने नहीं समझाया, वहाँ आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर का जो है आप लोग वेट करिए और वो भी आ जाएगा, आप लोगों से वादा किया हूँ तो निभाऊंगा मेरे भाई। थैंक यू।